हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का भाग 2। तो बच्चों, सबसे पहले आपने हमारी पहली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में जाना था। तो इससे आगे के पॉइंट्स कुछ हम देखते हैं बच्चों। यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं दर्पण। तो बच्चों, दर्पण कहते किसे हैं? दर्पण कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलाई करके परावर्तक बनाया जाता है। तो बच्चों, कोई भी चिकना पृष्ठ हो सके जिस पर हम क्या करें, कलाई कर देंगे और उसे क्या बना दें, एक परावर्तक तल। यानी पीछे एक कोई किसी चीज से आपने उसे रंगा और रंग देने के कारण उस पर क्या बना, कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होगी, यानी पीछे उस पर जैसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को पड़ जाने के बाद वो क्या करेगा, वापस फेंकेगा। तो उसे हम क्या कहें, परावर्तक तल बनाया जाएगा। तो यो ही क्या कहलावे, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे दर्पणों में समतल दर्पण। तो बच्चों, समतल दर्पण बने कैसे? सबसे पहली स्थिति पर हम समतल दर्पण में आते हैं। तो समतल दर्पण एक और कलाई करके कांच की समतल प्लेट को परावर्तक बनाया जाता है। समतल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों, जितने भी आपने दर्पण देखे होंगे, साधारण सी भाषा में कहते तो शीशा, जिसमें भी आप अपना मुंह देखते हैं, तो जो चेहरा देखने के काम आता है सामान्यतः वो समतल दर्पण ही हो। ठीक है बच्चों, अब हम इन दर्पणों से कुछ एक नई स्थिति बनावे जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि हम किसी भी समान प्लेट को यानी समतल प्लेट को क्या करते हैं, बिल्कुल एक गोल हिस्से से काट देंगे और उस पर क्या हो रहा हो, कलाई हो रही हो, तो ऐसे दर्पणों को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण। तो बच्चों, जो है समतल दर्पण रहा होगा, तो समतल दर्पण में यदि हम एक तरफ कलाई कर दें तो ये कहलाई कलाई। ठीक है बच्चों, कलाई किया गया तल किया। तो इस वाली स्थिति पर क्या होगा, यदि कोई किरण आती है तो इससे टकराओगे और ये क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कोई किरण आई होगी, इससे टकराई और टकरा के वापस आ गई। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा जिससे टकराई थी, इस वाले तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल से टकराने के बाद ही वापस आ। ठीक है बच्चों, ये समतल दर्पण शीशा, यदि आप जैसे सोचने की बात है, हम शीशे के एकदम सामने खड़े हैं तो क्या होगा बच्चों, हमारा जो शरीर है यानी जो हमारा फोटो है वो वापस क्या सा दिखाई दे, समतल दर्पण के परावर्तक तल पर टकरावेगा और टकरा के कैसा दिखाई देगा, हमें ऐसा ही दिखाई देगा जैसे हम थे। ठीक है बच्चों, तो ये समतल दर्पण के लिए बनाया गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं गोलीय दर्पण। जो हमारे कक्षा 10 का कोर्स है उसमें जो दर्पण है, दर्पण को हम गोलीय दर्पण के नाम से ज्यादा जाना है, तो कोर्स में जो अधिकतर है वो गोलीय दर्पण ही है। तो पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले गोलीय दर्पण।
तो गोले दर्पण किसे कहें? वे दर्पण जो कांच के खोखले, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोले के कटे भाग होते हैं, कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि हमने कोई दर्पण लिया और उसे कैसा काट दिया? गोल हिस्से में काटा पर खोखला, तो क्या कह रहा है बच्चों? ये गोलीय दर्पण कहला रहा है। जो गोलीय दर्पण है ये दो तरह के हुए हैं, तो दो प्रकार के हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ये दर्पण जो हुए इन पे होवे क्या है? इनके ऊपर लाल ऑक्साइड की कोई लेप चढ़ा दिया जावे, यानी कि चांदी की कलाई पे चांदी की कलाई, यानी कि जो आप शीशे के पीछे की तरफ देख पाते हैं जैसे उस पे जो रंग हुआ है वो लाल सा, तो चांदी की कलाई पे लाल ऑक्साइड लगा दिया जाए, चांदी की कलाई पे लाल ऑक्साइड का लेप। यानी कि जितने भी शीशे वगैरह आप देखे हैं तो शीशे के पीछे की तरफ आप देखें उस पर एक लाल सा हिस्सा एक चांदी की कलाई लेवे, यानी कि आप यदि उसे छुटावेंगे तो सबसे पहले उस पर एक चांदी जैसे कलर निकलेगा और उसके ऊपर क्या करें? लाल ऑक्साइड की कोई एक परत चढ़ा दी जाए, जिसके कारण क्या हो? उस शीशे के पीछे की तरफ क्या चिपक जाए बच्चों? कुछ एक पदार्थ चिपका रहे और उसके कारण जो आपका प्रकाश था खाली कांच पर टकरा के वापस क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, क्योंकि हमने क्या करा? चांदी की एक कलाई चिपकाई उस पर और उसके ऊपर क्या लगा दिया? लाल ऑक्साइड लगाया था। तो इसके कारण क्या हुआ? जब भी कोई प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देगा, क्या करेगा? वापस टकरा के अपनी ही आपकी ही दिशा में वापस भेज देगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बच्चों एक तो आपने समतल दर्पण पढ़ाई था, जब हम समतल प्लेट पे क्या कर दिया गया? चांदी की कलाई और लाल ऑक्साइड का कोई लेप लगा देवे, उसके बाद जो भी दर्पण बना वो कहलाया बच्चों समतल दर्पण। और जब हमने क्या काम करा? किसी भी दर्पण को कैसा कर दिया? कांच के खोखले गोले से काट लिया, यानी कि कोई ठोस भाग लिया कांच का जिसपे चांदी की कलाई और लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ था, तो वो एक गोलीय दर्पण बनाया। ठीक है बच्चों, और जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का हुआ है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं इन दोनों दर्पणों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बच्चों कहते किसे? अवतल दर्पण। ठीक बच्चों, जो अवतल दर्पण है वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनके, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलाई, उभरे तल पर कलाई, उभरे तल पर कलाई होती है, जिनके उभरे तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर, तथा परावर्तन अंदर की ओर दबे तल पर होता है, दबे तल पर होता है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण कहलाता है।
ठीक बच्चों। तो यदि हम कोई गोलीय दर्पण लेंगे तो इनके उभरे हुए तल पे तो क्या रहेगा बच्चों, कलाई रहेगी, यानी कि जो आपने उस पर रंग कर रखा था, और जो परावर्तन था वो कहाँ रहे, अंदर की तरफ दबे हुए तल पर रहे। तो ऐसे दर्पणों को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज ये एक गोलीय दर्पण का हमने एक आधा हिस्सा लिया बच्चों, और इस तरफ हमने क्या करा, इस पर कलाई कर दी, यानी कि ये रंग कर रखा, इसे आप क्या करें, कलाई किया तल। तो जो उभरा हुआ तल था इसका ऊपर वाला हिस्सा था, उस पर हमने क्या करी बच्चों, कलाई करी है। ठीक है बच्चों, और परावर्तक तल कहाँ है इसका, अंदर की तरफ ही हो रहा, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल अंदर की तरफ है। तो इसके यदि हम किसी बिंदु से, ये कि इसका मुख्य अक्ष रहा होगा यहाँ तक, यदि हम इस मुख्य अक्ष तक कोई एक किरण गुजारे हैं इस तरह, तो इससे टकरावेगी, और टकरा के क्योंकि पीछे की तरफ क्या हो रहा बच्चों, कलाई हो रही, तो वापस नहीं जान देवे। यदि इस पर कलाई ना हुई होती तो क्या होता, ये किरण आती, टकरा के वापस आगे की तरफ निकल जाती, पर इस पर हमने क्या कर दी, कलाई कर दी, तो इसे टकरा के क्या होगा, अपनी ही दिशा में वापस लौट आवेगी। ठीक है बच्चों, तो यो किरण टकराई इससे और टकरा के कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण का यो कार्य है, किसी भी किरण को यदि टकरावेगी तो उसी माध्यम में, यानी इसी तरफ से आई, टकराई और इसी दिशा में वापस आ जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ आया होगा अवतल दर्पण। अब देखते हैं बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब की बार हमें बस हल्का सा उल्टा पढ़ना है इसका। वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर परावर्तन या परावर्तक तल, उभरे हुए तल पर परावर्तक तल होता है तथा उभरे हुए तल पर परावर्तक तल होता है तथा अंदर की ओर कलाई की जाती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर परावर्तक तल हो और अंदर की तरफ क्या हो, कलाई की गई हो, तो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जैसे अब हम चित्र में देखेंगे बच्चों, सेम ऐसे ही चित्र है। आपकी बात कलाई कहाँ करनी, अंदर की तरफ, यानी कि अब क्या रंगाई इसमें अंदर की तरफ है, तो इस तल को हम कह रहे कलाई किया तल। ठीक है बच्चों, तो अब कोई भी किरण आवेगी इस पे, मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष रहा होगा, तो यहां से कोई किरण आई, इससे टकरावेगी और टकरा के क्या काम करेगा, यो भी क्या काम करेगा, दूसरी दिशा में विक्षेपित कर देगा, क्योंकि इस पे अंदर की तरफ क्या हो रही है बच्चों, कलाई हो रही है, ऐसे विक्षेपित कर देगा। यो हिस्सा अंदर की तरफ कोई किरण आएगी और टकरा के कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है बच्चों, तो हमें बस केवल एक चीज ध्यान रखनी है दोनों दर्पणों के हिसाब से, यदि कलाई उभरे हुए तल पे है तो दर्पण कहलाओगा अवतल दर्पण, और यदि कलाई अंदर वाले तल पे है तो कहलाओगा उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको चित्र के माध्यम से समझ आया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो जिन परिभाषाओं की हमें आवश्यकता चित्र और आंकिक प्रश्न निकालने के लिए आवश्यक पड़ेंगे, तो देखेंगे बच्चों नेक्स्ट। तो बच्चों देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उनमें पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। ठीक है बच्चों, पोल ऑफ मिरर। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं।
इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसका एक चित्र देखते हैं पूरा का पूरा। यदि ये एक गोलीय दर्पण रहा होगा तो इस गोलीय दर्पण में से हमने कुछ हिस्से पे हम समझेंगे बच्चों। जैसे हमने इस वाले हिस्से पे क्या करा, कलाई कर दी। ठीक है, तो ये कलाई किया गया हिस्सा है। अब इस वाले हिस्से में हम इसका जो एक केंद्र रहा होगा जिनकी परिभाषाएं हम धीरे धीरे समझेंगे। तो इस वाले हिस्से का जो मेन पॉइंट रहा है, ये क्या है, इसका P है, यानी पोल, ध्रुव। ठीक है बच्चों, तो पहली परिभाषा उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी एक गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का जो भी परावर्तक तल था, भैया ऊपर की तरफ तो क्या थी, कलाई थी, और अंदर की तरफ क्या है, इसका परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल का कोई एक मध्य बिंदु रहा होगा तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे बच्चों, पोल, यानी कि दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी परिभाषा देखते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो जो परिभाषा आपको समझ ना आए बच्चों, आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के गोलीय दर्पण कांच के जिस गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होगा, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग हो, उस दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहें और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अपने चित्र पे वापस चलते हैं। मान लिया जो एक गोलीय दर्पण था, इसका एक केंद्र रहा होगा, हम इस पॉइंट को क्या करें, केंद्र कह रहे हैं, तो ये क्या कहला होगा, C, यानी कि गोलीय दर्पण जो ये खोखला भाग था, इसका जो भी वो केंद्र था, इस केंद्र को आप क्या कह रहे हो बच्चों, C कहा जा रहा है, यानी वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आई होगी परिभाषा। आगे पढ़ते हैं, दूसरी परिभाषा को देखते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इस चित्र की हमें आवश्यकता पड़ती रहेगी समय समय पे। वक्रता त्रिज्या, तो बच्चों जो है त्रिज्या के नाम से आप जान ही रहे, रेडियस के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसके जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, उसके वक्रता केंद्र को कैसे प्रदर्शित करता है बच्चों, C से, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को किससे प्रदर्शित करा था बच्चों, P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो किससे प्रदर्शित करें इसे? R से प्रदर्शित करें हम। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी को, यानी कि ये जो दूरी है डिस्टेंस, इसे आप क्या करें? वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपके समझ आया होगा वक्रता त्रिज्या भी। देखते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो बच्चों ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये हमें किसी भी वस्तु का, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे वस्तु किस तरफ जा रही है, कैसे आ रही है, तो वो सब चीज इसकी सहायता से पता लगेगी। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों इस चित्र में फिर वापस देखेंगे, तो ये ध्रुवता और ये सीता जो हमने सीधी सीधी रेखा खींच रखी, वो रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तो बच्चों मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो मुख्य परिभाषा बच्चों मुख्य फोकस की ही है यहाँ से। तो बच्चों मुख्य फोकस या फोकस गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाती हैं। यानी जब हम गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के साथ साथ कुछ किरणें चले हैं तो वे दर्पण पे क्या करें? दर्पण से टकराएंगे, यानी फिर दर्पण पे से क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पे या तो आके मिल गई होंगी या मिलने जैसी प्रतीत हुए हैं, बस क्या कहलाएंगे? मुख्य फोकस या फिर फोकस कहलाती हैं। इन्हें F से प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों का डायग्राम हल्का हल्का सा जानेंगे। यदि हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण पे क्या रहा होगा? भार के तल पे कलाई रही होगी इस तरह, और हमारा जो एक मुख्य अक्ष रहा होगा इस तरह, जो किससे टकरा रहा होगा बच्चों? ध्रुव P से। ठीक है ना, तो अब हुआ क्या होगा? इससे कुछ किरणें चली होंगी इसके समांतर, जैसे कुछ किरणें इस पर प्रकाश टकरा रहा है इससे इस तरह। ठीक है बच्चों, अब ये किरणें इसी प्रकार चलती हुई, तो ये सभी किरणें कैसे चल रही थी? एक सीधी रेखा में चल रही थी। ठीक है ना, तो ये टकरा, यहां से परावर्तन यहाँ टकराई, टकरा के यहाँ क्या होता है बच्चों? पहले से कलाई है तो यहाँ से क्या होंगी बच्चों? ये परावर्तित हो जाएंगी। तो यहाँ से परावर्तित होकर किसी एक पॉइंट पर वो जलती हुई लगेंगी। जैसे हम इस वाले पॉइंट पे से निकाल लेंगे किरणों को, तो जो ये पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे यदि वो अवतल दर्पण रहा होगा तो ये क्या हुई होंगी? इस पॉइंट पे हम मिली होंगी। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा बच्चों? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये किरणें क्या हुई बच्चों? यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, टकराई इससे और टकरा के वापस आई, ऐसे कर। ठीक है ना, तो टकरा के जब वापस आई तो जो पॉइंट क्या कहला? मुख्य फोकस कहला। ठीक है बच्चों, चित्र किसका है? अवतल दर्पण का। सही बात है बच्चों। दूसरे तरफ देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कलाई कहाँ रही होगी बच्चों? अंदर की तरफ रही होगी इस तरह।
इसका जो मुख्य अक्ष रहा होगा वो भी कैसा रहा होगा बच्चों, ध्रुव था। दोनों तरफ ही बनाया जाए वैसे तो इस तरह कुछ किरणें आई होंगी इस पे भी, ऐसे टकरा रही होंगी दोनों आपस में, ऐसे कर करके हम कुछ किरणों को भी दर्शा रहे हैं यहाँ से बच्चों। वैसे बहुत सारी आम है, तो ऐसे आगे टकराई होंगी इससे, तो टकरा जाने के बाद ये किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी होंगी वापस इस तरह। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी कुछ एक काल्पनिक सी एक इमेज बनावे, हम देखेंगे किसी एक पॉइंट से ऐसे काल्पनिक तौर पर मिलाएंगे कि किसी एक पॉइंट से है मिल रही, तो ऐसे ये सारी रेखाएं भी इस पॉइंट पर हमें मिलती सी प्रतीत होंगी। ठीक है ना, तो ये क्या कर रही है बच्चों, किसी ना किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो ये क्या बनाया गया, मुख्य फोकस बनाया गया। तो ये किरणें ऐसे जा रही थी इस पर। ठीक है बच्चों, और टकरा के इस पर रिफ्लेक्ट हो रही, केवल कैसी है, काल्पनिक है, यानी कि आभासी है, केवल हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि इससे टकरा के जा रही होंगी। तो इस वाले दर्पण के जो चित्र है, ये चित्र है किसका बच्चों, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस कैसा बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा और इसका आभासी बनेगा। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो एक चित्र के माध्यम से भी आप समझ पा रहे हैं कि टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आवेंगी, तो हम एक वास्तविक प्रतिबिंब बनावे और उत्तल दर्पण का एक आभासी प्रतिबिंब बनावे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं, यहाँ से देखेंगे बच्चों इसे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये सब। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी जो हम पढ़ पा रहे थे, तो आपने क्या कहा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कह रहे थे। ठीक है बच्चों, अब ये वाली दूरी, यदि हमें एक सूत्र बनावे इसका फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी इक्वल टू छोटा f था बच्चों r/2, r/2 बन जावे। तो f से हम प्रदर्शित करते थे, तो r क्या कहलाया बच्चों, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी थी, जिसे हम वक्रता त्रिज्या भी कहते थे। ठीक है बच्चों, तो f बराबर r/2। तो कहीं कहीं इस वाले इसको देख पढ़ भी लिया जावे, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी वो एक खास है। इसमें हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों पहले फोकस दूरी पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों f बराबर r/2। बस यहाँ से आपको एक छोटी बात नोट करके याद रखनी है। नंबर 1, यदि अवतल दर्पण है, अवतल
दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों माइनस में हो गए सभी। कैसी हो गए? माइनस, यानी ऋणात्मक हो गए। और उत्तल दर्पण की, यदि दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव यानी प्लस की। ठीक है बच्चों, तो इसी बात को हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे यहाँ से, फोकस दूरी संबंधित ही दोनों पे एक छोटा छोटा सा एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे यहाँ से। तो पूर्व में जब कभी 1-2 नंबर में पूछ भी लिया जाए, आंकिक प्रश्न नंबर 1 सवाल है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात कर। एक कोई भी दर्पण है, कैसा बच्चों? अवतल दर्पण, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो F हमें ज्ञात करना, वक्रता त्रिज्या R हमारे पास है बच्चों कितनी? 30 सेंटीमीटर, और F हमें ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो जब हम सूत्र लगाएंगे F बराबर R/2, प्रयोग किसका बच्चों? अवतल दर्पण के लिए पूछ रहा, तो फोकस कहीं का रहना चाहिए? माइनस में उत्तर आएगा, तो जो वक्रता त्रिज्या है उसे पहले कहीं में लेनी पड़ेगी, अवतल दर्पण होने के कारण माइनस में। तो -30/2, इसे से कट करेंगे कितनी बार बच्चों? 15 बार। तो F बराबर -15 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही अवतल दर्पण हमें पता चला फोकस दूरी पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या को हम कैसा मान लेंगे? माइनस में मान लेंगे, तो हमें आ जाएगा F का मान क्या है? माइनस में। ठीक है, तो इसी बात से हमें निर्भर करेगा कि माइनस में आ रहा है या प्लस का है। एक अंक के प्रश्न और पढ़ेंगे बच्चों इसमें। अब की बार उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। F बराबर R/2 से। F फोकस दूरी कितनी है बच्चों? 20 है। R का मान हमें ज्ञात करना /2। F है फोकस दूरी किसकी? उत्तल की, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगी, /1 क्रॉस मल्टीप्लाई R बराबर 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो कितनी बनी बच्चों? 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इस टाइप के आंकिक प्रश्न आप हल भी कर देंगे। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।